नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 8 अगस्त 2024 ऐसी महत्वपूर्ण तारीख बन गई जिसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाएगा। इस दिन सरकार के द्वारा पेश किए गए एक बिल को मंजूरी नहीं मिली और उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। यही वो दिन था जब मोदी सरकार को राज्यसभा से अपना बिल वापस लेना पड़ा, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार हुआ। 2014 से 2024 के बीच सरकार कभी भी अपने रुख से पीछे नहीं हटी, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। लेकिन 2024 में स्थिति बदल गई। सरकार को न केवल लोकसभा में झुकना पड़ा बल्कि राज्यसभा से भी बिल वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि उस वक्फ बिल में ऐसा क्या था कि सरकार उसे पास नहीं करवा पाई। आखिरकार वक्फ क्या है और इस्लाम में इसका स्थान कहां है, जो मोदी सरकार को इसे नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है। सर, इससे हम मजहब पे दखलंदाजी कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे। जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रोचक तथ्य बताता हूं। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे अधिक संपत्ति वक्फ के पास ही है। अब आप कह सकते हैं कि इतनी संपत्ति का मतलब है कि वक्फ बहुत ही अमीर होगा। इस पर हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बुनियादी बातों को समझते हैं। पहला सवाल है कि वक्फ क्या है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना। इस्लामिक दृष्टिकोण से यह चीज एक संपत्ति होती है जो लोगों के लाभ के लिए अल्लाह के नाम पर दान की जाती है, यानी कि चैरिटी। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास कोई जमीन है और आप चाहते हैं कि वह लोगों के काम आए, तो आप उसे दान दे सकते हैं और आप उसे वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवा सकते हैं। इस जमीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान या फिर मुसाफिरों के लिए आश्रम खाने बनाए जा सकते हैं जो लोगों के काम आए। अब सवाल उठता है कि इसका मुसलमानों से क्या संबंध है। इसका जवाब इस्लामिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में दान का कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी कि चैरिटी। इस्लामिक इतिहास के अनुसार हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा जब खैबर की लड़ाई में थे, तब उन्हें एक जमीन का टुकड़ा मिला। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसका क्या करना चाहिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसे इसी तरह रखिए और इससे होने वाले फायदे दान में दे दीजिए ताकि लोगों को लाभ पहुंचे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे कि इसे बेचा नहीं जाएगा और न ही विरासत में दिया जाएगा। अब अगर आपने कोई संपत्ति चैरिटी में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। अब ये कोई नहीं कह सकता कि यह मेरे दादा की जमीन है और मुझे वापस चाहिए। जहां तक बेचने का सवाल है, वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे किराए पर या फिर लीज पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कई कानून हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वक्फ बोर्ड की कोई कानूनी मान्यता है भारत में? जवाब है हाँ। पहली बार 1954 में संसद में एक वक्फ एक्ट पास किया गया था, लेकिन 1995 में इसे निरस्त करके एक नया वक्फ एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मकसद था कि वक्फ प्रॉपर्टी को संभालने वाले वक्फ बोर्ड को ज्यादा ताकत दी जाए। अब आप पूछेंगे कि यह वक्फ बोर्ड कहां से आ गया और इसका क्या काम है। इसे इस तरह समझिए कि आपके पास सोसाइटी या फिर मोहल्ले में मेंटेनेंस के लिए RWA या फिर कोई कमेटी होती है। वैसे ही भारत सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम बनाया। आसान भाषा में कहें तो वक्फ का काम है वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की संपत्ति से आने वाली आमदनी का हिसाब किताब रखना और यह देखना कि आमदनी और संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है या फिर नहीं। अब सवाल आता है कि क्या मुसलमानों की हर दान दी हुई प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। कोई प्रॉपर्टी वक्फ के तहत तभी आएगी जब उसके लिए वक्फनामा या फिर एग्रीमेंट तैयार होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस उद्देश्य से आप दान कर रहे हैं। इसके बाद वक्फ बोर्ड सर्वे करवाएगा। फिर बाकी कामकाज भी होते हैं, जैसे कि सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिस्ट कराना। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने पहले उठाया था कि वक्फ बोर्ड कितना अमीर है। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया था। ऑनलाइन वक्फ की संपत्तियों की जानकारी आप इंटरनेट पर जाकर WAMSI.in पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहे तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, 30 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक देश भर में 32 वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर करीब 35 लाख वक्फ एसेट्स, करीब 85 लाख अचल संपत्ति और करीब 16,000 चल संपत्ति वक्फ की है। आसान भाषा में कहें तो अचल संपत्ति मतलब कोई घर, जमीन, ऑफिस और चल संपत्ति जैसे कि शेयर, बर्तन या फिर अनाज। वक्फ पर काम कर रहे पत्रकार अफरोज आलम साहिल कहते हैं
कि वक्फ प्रॉपर्टी की असली संख्या कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि देश में कई प्रॉपर्टी लिस्ट में अभी तक दर्ज ही नहीं है। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार कब्जे भी होते रहे हैं। 30 सितंबर 2022 तक की गई एंट्री के मुताबिक कुल 85 लाख अचल संपत्तियों में से करीब 57,000 वक्फ प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जा है और करीब 4 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की कोई जानकारी ही नहीं है। और जब इन्हीं गैर कानूनी कब्जे को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड कहता है तो फिर मीडिया इसी वक्फ बोर्ड को लैंड माफिया और ना जाने क्या क्या कहने लग जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस ऐप के जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में मतलब एक तरह से ऐसा लगने लगता है सुनकर कि देश ही लिख देने की तैयारी कर दी थी वक्त। शायद इसीलिए देश में जमीन खोर वक्फ बोर्ड पर शिकंजे की मांग उठ रही है। तो ये लैंड माफिया हो रहा है। और फिर वैसे अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हो या फिर सरकारी जमीन पर, जहां भी अतिक्रमण हो रहा है वहां जमीन खाली करवाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? मीडिया तब तो लैंड माफिया नहीं कहती जब उत्तर प्रदेश के अकबर नगर को जमीन दोस्त कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि अकबर नगर में 1169 घर को तोड़ दिए जाते हैं, साथ ही मंदिर और मस्जिद को भी तोड़ा जाता है। तब यही मीडिया कहती है कि भू माफिया द्वारा बसाए गए घरों को तोड़ा गया। यूपी में अपराधियों के सामने बुलडोजर काल बनकर खड़ा हो गया है। कानून तोड़कर अवैध कब्जा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कानून तोड़कर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है साहब। हालांकि जिनके भी यहाँ घर थे उनमें से कईयों को घर के बदले मुआवजा दिया गया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब सरकार अपनी जमीन को वापस लेती है तो लोगों को भू माफिया कहा जाता है, वहीं जब वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर हक जताता है तब यही मीडिया वक्फ बोर्ड को ही माफिया कह देती है। मीडिया एक और बात बड़े ही चाव से वक्फ बोर्ड के बारे में झूठ फैलाती है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने बहुत सारे मीडिया से यह सुना होगा कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। दरअसल यह दावा बहुत ही भ्रामक है दोस्तों। वक्फ बोर्ड सिर्फ उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने धार्मिक कार्य के लिए दान में दी हो। वक्फ के पास गैर मुस्लिमों की संपत्ति, यहाँ तक कि मुस्लिमों की भी निजी संपत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वक्फ को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड नोटिस भेज सकता है और फिर जिस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने अपना बताया है उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। वैसे ट्रिब्यूनल में कोई गली मोहल्ले के पंच नहीं होते, बल्कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन लोग होंगे इसका फैसला राज्य सरकारें करती हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्फ ने बोल दिया कि यह जमीन मेरी है और वो मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाएगा और यहाँ उन्हीं के लोग बैठे होंगे। अगर यूपी वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बताई है तो यूपी वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है वहाँ हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले ही तय करके रखती है कि वहाँ कौन होगा। वक्फ के बारे में मीडिया एक और झूठ फैलाती है जिससे वक्फ की लोगों में नेगेटिव बात फैली है, और वो ये है कि वक्फ की जमीन का लाभ सिर्फ मुसलमान ही उठा सकते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ की जमीन इंसानियत के लिए होती है। आप ही सुनिए अफरोज आलम साहिल जी से, जो पेशे से एक पत्रकार हैं, वो क्या कह रहे हैं। सच ये है कि वक्फ का इस्तेमाल मुल्क के हर फर्द कर सकता है। ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं। अगर वक्फ से कोई संपत्ति पे कोई यूनिवर्सिटी कायम की जाती है तो उसमें हर कोई पढ़ सकता है। मैंने बतौर पत्रकार आज से 10 साल पहले हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कुछ दस्तावेज़ हासिल किए थे, जिसमें मालूम चला है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बहुत सारी सैकड़ों ज़मीनें, सैकड़ों दुकानें उन्होंने किराए पे दे रखी हैं, और जब आप उन किराएदारों का नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो मुसलमान नहीं है, और वो आबादी लगभग 80% है जो मुसलमान नहीं है। लेकिन दोस्तों मीडिया यहाँ पर बार बार एक से बढ़कर एक भ्रम फैलाती है, सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड का नाम बदनाम करने के लिए। वक्फ बोर्ड ऐसा है, वक्फ बोर्ड ऐसा है, वक्फ बोर्ड भू माफिया है जो हिंदू की जमीन को कब्जा कर लेता है। वक्फ ने पूरे के पूरे हिंदू बहुल गांव को ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर रखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बताता दोस्तों। जानबूझकर सच को छिपा लेते हैं ताकि उनकी नफरत की दुकान ऐसे ही चलती रहे। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु वक्फ बोर्ड तिरुचिंतुरई गांव और उसके आसपास के 369 एकड़ संपत्ति को अपना बताया है। वक्फ बोर्ड के इस दावे की जानकारी उस वक्त सामने आई जब एक स्थानीय किसान ने अपनी खेती की जमीन को बेचने की कोशिश की। राजगोपाल नामक किसान ने जब गांव के ही एक दूसरे किसान को अपनी 1.2 एकड़ की खेती जमीन बेचनी चाहिए तो रजिस्ट्रार दफ्तर द्वारा उसे बताया गया कि यह जमीन उसकी नहीं है बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। लेकिन मीडिया के मुंह से आप कहीं भी नहीं सुनेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड ने इस गांव के आसपास की जमीन को अपना क्यों बताया। दरअसल तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 में थिरुथुरा का पूरा गांव अकोडा के नवाब अनवरुद्दीन खान के अधीन था, लेकिन नवाब ने इसे वक्फ को दान में दे दिया था, जिसके बाद पूरे गांव की जमीन वक्फ के अधीन हो गया।
दरअसल तमिलनाडु राज्य वक्फ बोर्ड रजिस्टर में 28 दिसंबर 1956 में थिरुचेंथुराई का पूरा गांव आरकोट के नवाब अनवरुद्दीन खान के अधीन था, लेकिन नवाब ने इसे वक्फ को दान में दे दिया था, जिसके बाद पूरे गांव की जमीन वक्फ के अधीन है। उम्मीद है कि वक्फ को लेकर आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।